नमस्कार। ईटी नाउ स्वदेश पर आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं टैक्स मंत्र। आज का जो एपिसोड है वो बेहद खास है क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं फॉरेंसिक अकाउंटिंग और इन्वेस्टिगेशन पर। टैक्स और बिजनेस की दुनिया में हर दिन नए नए फ्रॉड सामने आते हैं, चाहे वो जीएसटी रिटर्न में गड़बड़ी हो, इनकम टैक्स में मिसमैच हो या कॉरपोरेट फ्रॉड की जांच हो। ऐसे में फॉरेंसिक अकाउंटिंग की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। और आज हमारे साथ जुड़े हैं सीए अर्पित काबरा, जो कि पार्टनर है जेसी काबरा एंड एसोसिएट्स के, जो इस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं। हम समझेंगे कि किस तरह से आखिर फॉरेंसिक अकाउंटिंग क्या है और क्यों ये जरूरी है, जांच में डेटा, डॉक्यूमेंट और डिजिटल फुटप्रिंट्स का कैसे इस्तेमाल होता है, और ये भी मिस्टर काबरा से हम समझेंगे कि टैक्स इन्वेस्टिगेशन में ये तकनीकें किस तरह सच सामने लाती है। तो आइए जानते हैं फॉरेंसिक अकाउंटिंग और इन्वेस्टिगेशन की बारीकियां सिर्फ टैक्स मंत्रा में। बहुत बहुत स्वागत है काबरा जी, आज हमें वक्त देने के लिए। शुरुआत में आपसे यही इसी से करूंगा कि जिस तरह से जीएसटी का जीएसटी 2.0 की रिफॉर्म्स की शुरुआत हो गई है 22 तारीख से, और जब जीएसटी की शुरुआत हुई थी 2017 में, तब कहा गया था कि टैक्स पेयर्स को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मिलेगा और इन्वेस्टिगेशन और नोटिस के बढ़ते मामलों से राहत मिलेगी। लेकिन अगर अब हम देखें तो क्या सच में टैक्स पेयर्स के लिए फ्रेंडली सिस्टम रहा है अभी तक, और जिस तरह से रिफॉर्म हुए हैं उसमें चीजें और सरल हुई है? नमस्कार सभी को। और बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी, मुझे बुलाने के लिए यहाँ पे। और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो फोरेंसिक अकाउंटिंग जिस पे हम बात कर रहे हैं, आपने आज उस पे चर्चा करी है। तो मुझे लगता है कि सबको ये जानना बहुत अहम है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आजकल क्या चल रहा है पूरा इकोसिस्टम में। और स्पेशली जीएसटी और पूरा जो टेक्नोलॉजी अभी जो यूज की जा रही है, हम लोग अधिकतर सोचते हैं कि सरकार है किस तरह से चल रही है। तो आज आप लोग के माध्यम से बहुत खुश हूं मैं कि मेरे को ये बात करने का मौका मिल रहा है सब लोग से, और बता सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। जहां तक कि आपने पूछा जीएसटी रिफॉर्म्स 2.0, मेरे ख्याल से शायद ही कभी हमने पहली बार देखा है कि कोई पर्टिकुलर चीज, दूध जैसी चीज का रेट अगर किसी ने बढ़ा दिया है तो वो कम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज है। पर मैं ये कहूंगा देर आए दुरुस्त आए। ये 3 साल पहले हो जाना चाहिए था। आप ये सोचिए, कोई कोई ऑफ कोर्स डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स है ये। 3 साल तक ये चलाते रहे और इन्होंने इतना जीएसटी कलेक्ट कर लिया है। तो कहीं ना कहीं आप इसको एक अलग रूप से भी देखा जा सकता है, और कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि अब ठीक है, स्ट्रीमलाइन हो रहा है, थॉट प्रोसेस आ रहा है। और बिना कोई लिटिगेशन के, क्या है, यहाँ पर जीएसटी ट्रिब्यूनल अभी तक सेटअप नहीं था, तो कोई लिटिगेशन नहीं कर पा रहा था, कोई कुछ बता नहीं पा रहा था, और ये काउंसिल डिसाइड करके ये लोग रेगुलेट कर रहे थे टैक्स को। टैक्स कलेक्शन मेरे ख्याल से पहली बार देखा है अपन ने कि अपने देश में ये इस तरह से ऐसा चल रहा है। कहीं ना कहीं जैसे ही आपको कोई इरेगुलरिटीज दिखती है तो वो कहीं ना कहीं लिटिगेशन होता है, वहां से ऑर्डर आ जाता है, और फिर ऑटोमेटिकली सरकार उसको बराबर से शेप में ले आती है। अपन को 3 साल लग गए ये शेप में लाने के लिए। अलग अलग रेट्स पर आज आप देखेंगे 12% की जितनी भी रेट के आइटम थे वो सारे के सारे 90% वो सबके सब शिफ्ट हो गए हैं 5 में। और आपको अब बड़ा, जो पहले कहा गया था जीएसटी में कि 2 रेट का स्ट्रक्चर होगा, और वो आज कहीं ना कहीं हमको दिख रहा है। और बहुत सारी चीजें हैं जिसमें होना बाकी है, बट एक शुरुआत तो हुई है। और जहां तक आपने पूछा है कि कंप्लायंस इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग आज बिजनेस कर रहे हैं, जितने भी लोग आज व्यापार कर रहे हैं, और चाहे वो छोटे बड़े जो भी हैं, उनको मैं सलाम करना चाहूंगा, उनको प्रणाम करना चाहूंगा कि अम, शायद ही ऐसे माहौल में बिजनेस करना एक मेरे को लगता है शौर्य से कम नहीं है। एक बहुत बड़ा चक्र है ये। मतलब आपको एक मतलब लिटरली कह रहा हूँ कि ये देना चाहिए, क्योंकि आज कहीं ना कहीं अब ऐसा देखा जा रहा है कि ना वाकई में जो व्यापार कर रहा है, जो काम कर रहा है, वो शायद गुनहगारी है। जिस तरह से हम देखेंगे, जिस तरह से नोटिसेस जा रहे हैं, जिस तरह से रेड्स हो रही हैं, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कैसे ऑफिसर्स यूज किया जा रहा है, कैसे टारगेट्स दिए जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं बहुत ऐसी ऐसी चीजों पे चर्चाएं हो रही है, लिटिगेशन हो रहे हैं, जो मेरे ख्याल से अ, बहुत ज्यादा जस्टिफाइड नहीं है। बट इसी के साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि बहुत जबरदस्त डिसिप्लिन लाया गया है।
बहुत सारी ऐसी चीजें जो नहीं होनी चाहिए थी और जो ऐसे चल रही थी बहुत इजीली, कहीं ना कहीं उन पे बहुत अच्छे से रोक लाया गया है। तो कहते हैं ना कि वो जब आपको आटा पीसना होता है तो गेहूं के साथ साथ सब कचरा वचरा सब भी पिस जाता है। तो आज शायद कहीं ना कहीं एक ओवरऑल लॉन्ग टर्म बेसिस पे हम देखें तो एक बहुत अच्छे इकोसिस्टम की तैयारी हो जा रही है। ये आश्वासन के साथ मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो टेम्पररी पेन है वो ठीक है। हाँ, अर्पित जी, मैं दूसरा सवाल आपसे समझना चाहूँगा। जब हम इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं टैक्स सिस्टम के अंदर, तो क्या आज भी जो इन्वेस्टिगेशन होते हैं वो ज़्यादातर छोटे और मिड साइज बिजनेस पर ज़्यादा फोकस होते हैं, या फिर जो बड़े टैक्स एवेजन नेटवर्क वाले लोग भी जो है वो इन्वेस्टिगेशन में पकड़े जाते हैं, क्योंकि सिस्टम जो है वो काफ़ी रोबस्ट है? नहीं, बिल्कुल अनुराग जी, पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि आज जीएसटीएन जो बन गया है पोर्टल, वो बहुत ही डायनामिक पोर्टल बन गया है। डायनामिक इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको कि आप इसमें हर एक चीज, एक बिजनेस की हर एक चीज कैप्चर कर रहे हो। ठीक है। आपके पास जो रिटर्न्स जाते हैं 2A 3B, तो मतलब आपके पास सेल्स परचेज रिकनसाइल हो रहे हैं। आपको ये पता है कि आप कौन सी पार्टी से क्या ले रहे हो। इनफैक्ट आपको तो ये भी पता है कि आपने किस किस को नॉर्मल खर्चे भी दिए हैं, एक्सपेंसेस भी कर रहे हो जो आपके भले ही नॉर्मल ट्रेडिंग एक्टिविटीज के बियॉन्ड है। प्लस कैपिटल एक्सपेंसेस है तो उस पर भी जीएसटी लग रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि आप जीएसटी के डेटा से सिर्फ एक प्रॉपर आप एक बैलेंस शीट तैयार की जा सकती है, एनुअल पीएनएल बनाया जा सकता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जा सकता है, और बहुत सारी चीजें क्लैरिटी आपको वहीं पर ही समझ में आ जाती है कि आपके वजह से मतलब आपने जितने ट्रांजैक्शंस किए हैं, जो आपका टर्नओवर होना चाहिए, और आपके पैटर्न्स भी समझ में आते हैं कि आप किस वेंडर से डील कर रहे हो, किस पार्टी से, किस जोन में, और आपके एक्टिविटीज क्या रहे हैं। तो मतलब ये एक तरह से ये हो गया कि अनुराग जी, अगर आप किसी से पर्टिकुलरली, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप मुंबई बेस्ड हैं, और आप अगर कोई बार बार खर्चा दे रहे हैं या आप बार बार इंटरेक्ट कर रहे हैं, जीएसटी इनवॉइस ले रहे हैं आप फॉर शूटिंग फ्रॉम से हैदराबाद, तो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग हो जाएगा कि क्यों हैदराबाद की पार्टी को आप बुला के आप शूट करा रहे हो, ये वो करा रहे हो। तो कहीं ना कहीं एक पैटर्न, एक इंडिकेशन बहुत इजीली देखा जा सकता है जीएसटी पोर्टल पे। और दूसरा, पैन कार्ड, बिल्कुल। पैन कार्ड और आधार बिल्कुल। कार्ड, पैन कार्ड और आधार कार्ड एक ऐसे मैट्रिक्स बन गए, मतलब इतने बड़े वेपन्स हो गए हैं आज, जो एक्चुअली आपको 360 नहीं 540 डिग्री इंफॉर्मेशन दिया जा सकता है आज के डेट में। हर चीज की तो क्रॉस लिंकिंग है, हर चीज की आपके पास बिलिंग है। ई वे बिल्स आपको ये बता रहे हैं कि आपके गुड्स कहाँ से कहाँ मूव हो रहे हैं, और क्या वो उसी पार्टी के पास जा रहे हैं या उस पार्टी के रिलेटेड किसी से पास जा रहे हैं वर्सेस कहीं और जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे जीएसटी पोर्टल जो है, और प्लस आपको एक चीज बता दूं, इस पोर्टल के इस दिस पोर्टल इज ऑल्सो एक एआई रेडी प्लेटफॉर्म है इनके पास, जिसके बेसिस पे सारे रेड फ्लैग्स इजीली कैप्चर होते हैं। तो बिल्कुल, रेड अ, फ्लैग्स की बात करी आपने काबरा जी। जिस तरह से टेक्नोलॉजी और डेटा का इस्तेमाल हो रहा है, तो डेटा इंटीग्रेशन की जब बात होती है, लेकिन क्या वास्तव में जीएसटी, इनकम टैक्स और कस्टम्स के और एफआईयू का जो डेटा रियल टाइम में लिंक हो चुका है? क्या आप ये मानते हैं कि जो डेटा पूरी तरह से लिंक जो है रियल टाइम है, इसी वजह से जो इन्वेस्टिगेशन है वो इतना रोबस्ट होता है? मैं तो ये बताऊंगा आपको, इंस्टेड ऑफ मैं आपको इसको जवाब देने की जगह आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा कि अगर आपने समझो जीएसटी से कोई खर्चा किया है, समझो आपने कोई परचेज की है, आप इनकम टैक्स में आपके एआई स्टेटमेंट में ऑलरेडी वो देख लोगे कि उसकी एंट्री हो चुकी है। पर इनफैक्ट अब क्या हो रहा है कि ऐसा हो रहा है कि अगर आपने 5 करोड़ की दो परचेज, अगर 5 करोड़ टोटल की है, कभी वो यार एआई इसमें वो दो परचेज दिख रही 5-5 करोड़ की, तो थोड़ा सा है तालमेल। वो आई एम श्योर टाइम टाइम बिंग वो इम्प्रूव होगा। बट आपको बता दूं, जीएसटी इज टॉकिंग टू इनकम टैक्स, it is talking to MCA, it is talking to RBI, it is talking to FIU, it is also talking to SEBI। तो एक पूरी ग्रिड आप समझ लो एक तरह से तैयार हो चुकी है, जिसमें डेटा इजीली शेयर हो रहा है। और मैंने कहा ना, आपके पास दो सबसे भारी वेपन्स हैं, आधार, सब कुछ आधार है, पैन बेस्ड है, मतलब जो पैन भी एक आधार के अंदर का एक बहुत सबसेट है, वो सारा का सारा लिंक्ड है। तो कहीं ना कहीं आज आपके हर एक ट्रांजैक्शन, आपकी हर एक इंफॉर्मेशन लिंक्ड हो चुकी है। और इसकी एज सिंपल एज रिपोर्टिंग बन रही है। तो एक पूरा डैशबोर्ड है और पूरा ग्रिड बना हुआ है, जिसमें कहीं ना कहीं आपकी एक इंफॉर्मेशन इज बीइंग यूज्ड इन डिफरेंट डिफरेंट वेसेस। बस ये है कि कौन सा डिपार्टमेंट उसको कब यूज कर रहा है, कितना यूज कर रहा है,
वो वेरी करता है, क्योंकि आज इतना सारा डेटा है। बिल्कुल, सरकार के पास सारी जानकारी है, सारा डेटा है, सब कुछ लिंक हो चुका है। और आपने बताया कि जिस तरह से डैशबोर्ड पे सारी जानकारी चुटकियों में है, तो क्या काबरा जी जो अधिकारी हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, उनको ये ट्रेनिंग दी गई है ताकि वे एआई और बिग डेटा जैसे टूल्स का सही इस्तेमाल कर सके? और जिस तरह से वो डेटा निकाल रहे हैं, तो क्या जो हमारे अधिकारी हैं वो इतने ट्रेंड हो चुके हैं? नहीं, यहीं पर ये थोड़ी सी कमी है, मतलब क्योंकि बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। देर आर एक एक पर्टिकुलर ग्रुप है जो कि बहुत वेल ट्रेंड है, जो इस डेटा बहुत अच्छे से यूज कर रहा है। पर उसी के साथ साथ काफी लोग ऐसे हैं जो जिनके पास नहीं है ये सब, पर वो क्या कर रहे हैं कि क्योंकि उनके पास टारगेट है, क्योंकि उनके पास कुछ और प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं, जिन चूंकि उनको बोला हुआ है कि आपको ये करना ही है। आप सोचिए, आज एक एस्टिमेट आया था 94,000 करोड़ का रेवेन्यू लॉस है जीएसटी रिफॉर्म्स के बाद। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि स्टेट जो जीएसटी डिपार्टमेंट है, उन लोग के पास काफी ऐसे इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है कि आपको बहुत जल्दी आपको नोटिसेस इशू करने हैं, डिमांड रेज करनी है, और इसको फटाफट आपको रिकवरी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इतना बड़ा लॉस जो है उसको कैसे कॉम्पेंसेट करें। तो अब वो जब एक डेस्परेशन में जो डेटा हाथ में आता है, जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर इश्यूज दी जा रहे हैं, नोटिस दी जा रही हैं कहीं ना कहीं। और पर एक सबसे अच्छी बात यह है कि जीएसटी ट्रिब्यूनल अब सेटअप कर दिया है। मैं सरकार को बधाई देना चाहूंगा कि हमको लगा था कि अब अनाउंसमेंट होगा, प्रोसेस होगा और फिर सेटअप होगा, बट काफी सही टाइम में, बहुत अच्छे टाइम फ्रेम में ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो गया है, और कहीं ना कहीं बेंचेस बन गई है, और जीएसटी लिटिगेशन आज बहुत जल्दी आपको साकार होता हुआ दिखेगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ट्रेनिंग है वो थोड़ी सी लैकिंग है ऑफिसर्स में, कि वो जो डेटा अवेलेबल है उसको कैसे यूटिलाइज करें, उसको रीड बिल्कुल, कैसे करें, डेटा को उसको किस इंटरप्रेट तरह कैसे से करें। यूटिलाइज किया जाए उस पर और ज्यादा काम हो सकता है। लेकिन काबरा जी, आपसे समझना चाहता था, क्या जो सिस्टम के पास इतनी कैपेसिटी है, इतनी क्षमता है क्या, जिसमें लाखों करोड़ों एंट्रीज को तुरंत एनालिसिस किया जा सके? या फिर अभी भी सैंपल बेस्ड इन्वेस्टिगेशन होती है, केवल एक सैंपल लिया जाता है, अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 5 लोगों का एक सैंपल लिया जाएगा और उसमें इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा? तो उसमें यह भी हो सकता है कि जो 95 बाहर रह गए हैं, उन वो वहां पर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत थी, लेकिन सैंपल में केवल 5 लोग ही आए। तो क्या सिस्टम इतना बड़ा है या इतना रोबस्ट है जो लाखों करोड़ों एंट्रीज को इन्वेस्टिगेट कर सकता है? अनुराग जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पर मैं आपको बता दूं कि जैसे हमने बात की थी रेड फ्लैग्स की, तो अब ये सैंपल बेसिस, चूंकि ये मतलब बहुत बड़ा ही अनसाइंटिफिक तरीका है ये काम करने का। अब रेड फ्लैग बेस्ड सारा काम हो रहा है। जैसे आपको एक एग्जांपल बता दूं कि समझो कि कहीं पर आपने देखा एक फर्म है, वो सडनली बहुत सारा सीमेंट परचेस कर रही है। और आप देखोगे कि सीमेंट के साथ साथ मुझे लोहा चाहिए, मुझे स्टील चाहिए, मुझे और बहुत सारी रेती चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। तो अगर आप सीमेंट ले रहे हो तो कंस्ट्रक्शन कर रहे हो कुछ तो, और अगर आपको वो सब नहीं दिख रहा है तो ये रेड फ्लैग है। और फिर उसके बाद आप ज्योग्राफी देखते हो कि कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा है। बहुत इजी हो गया है कहीं ना कहीं। सिस्टम एआई बेस्ड रेड फ्लैग्स और डेटा माइनिंग इनबिल्ट है। वो एक्सेप्शंस खुद ही पिकअप करते हैं। एक ऑफिसर, अब उसको सिर्फ रीड करना होता है। तो आज मुझे मेरे पास आ जाते हैं, समझो 30 आ जाते हैं। अब मुझे 30 के पैटर्न्स को स्टडी करना है, 30 को, और वो भी मैंने वर्टिकल वाइज बना दिया है। सो आपके पास वर्टिकल्स बने हैं, और वो उस पर डिपेंड कर रहे हैं, उस पर कर रहे हैं। और प्लस इसका, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने जीएसटी में आपने रिपोर्ट किया है कि मेरे इतना सेल्स है, तो उसका करस्पॉन्डिंग इनकम टैक्स का अगर मैं देख रहा हूँ क्या टर्नओवर उतना रिपोर्ट हुआ है, नहीं हुआ है, तो आ जाओ। तो कहीं ना कहीं वो रिकंसिलिएशन बहुत सिंपल भी हो चुका है, और बहुत इजीली पिकअप हो रहा है एट अ मैक्रो लेवल। अब फिर उसके बाद माइक्रो में जब जाते हो तो एक चीज अगर आपको मिलती है, तो फिर तो वो जैसे कि ट्रॉय को एक रात में वो जो गिफ्ट दिया गया घोड़े का, उसके अंदर सारे इतने सारे छुपे हुए सोल्जर्स थे, उनको तो लगा गिफ्ट है, और एक बार अगर गेट में घुस गए, फिर तो उसके बाद वो पूरा का पूरा राज्य को वो लोग खंगाल सकते हैं, और रेड बिल्कुल, फ्लैग इनफ ये एक क्लू मिलना चाहिए। क्लू में अगर मिलता है तो, और उस क्लू से काफी ज्यादा चीजें एक्सप्लोर की जा सकती है। लेकिन काबरा जी, टैक्स पेयर पर असर की बात अगर मैं करूं तो ई वे बिल और जीएसटीआर मिसमैच की भी मामले आते हैं कई सारे। तो क्या छोटे कारोबारी सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं इन मिसमैच से, या फिर सबके लिए बराबर है? देखिए, मैं एक एमएसएमई कमेटी का चेयर भी हूँ नेशनल लेवल पे, और बहुत सारे एमएसएमई से हम इंटरेक्शन करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो कहीं ना कहीं फीडबैक अब ये आने लगा है कि अब लोग बाग अब वाकई कंप्लायंस को लेके और
ये सारी चीजों को लेके थोड़े से परेशान हैं। थोड़ा सा ऐसा हो रहा है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेच होके हरासमेंट जैसा लगने लग गया है कहीं ना कहीं। अ, एक गवर्नेंस के आड़ में अ, ये चीज बहुत ज्यादा एक्सटेंड हुई जा रही है, बट कहते हैं कि शायद प्रॉपर गवर्नेंस लाने के लिए मतलब थोड़ा डिसिप्लिन लाना जरूरी है। तो हो सकता है ये जो टेम्पररी फेज है, मुझे ये लगता है और मैं होप करता हूँ कि ये टेम्पररी फेज है जिसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी भले ही हो रहा है, बट इससे क्या होगा कि आप इन लोग को डिसिप्लिन करा दोगे कि अब आप गलत रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। आप गलत रिपोर्टिंग करना मतलब ये पेन वापस आने वाला है। तो वो उसके लिए पहले एक थोड़ी सी क्या कहते हैं ना, ये ट्रेलर है, तो पिक्चर शायद बहुत पूरी बाकी होगी, और होपफुली बिल्कुल, अगर ट्रेलर आप कह में रहे हैं सही कि हो गए रहेंगे। ट्रेलर है और पिक्चर पूरी बाकी है, और ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है, और जिससे हैरेसमेंट नहीं हो टैक्स पेयर्स को। तो क्या टैक्स अधिकारियों के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म है आपके मुताबिक जिससे जेन्युइन मिस्टेक और फ्रॉड के बीच में फर्क किया जा सके? क्योंकि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, लेकिन ये ज्यादा नुकसान नहीं हो, तो ऐसे कैसे फर्क किया जा सकता है? अपना देश बहुत बड़ा है अनुराग जी, और जिसे पैटर्न्स आइडेंटिफाई हो रहे हैं, तो कैसे वो कहते हैं ना, ये चूहे बिल्ली की रेस है ये। चूहा बहुत टेक्नोलॉजिकली साउंड है और वो फ्रॉड कर रहा है, वो कर रहा है, मेहनत कर रहा है, हम लोग कैचअप कर रहे हैं। तो उस चीज में हम लोग को लर्निंग कर्व चाहिए होता है, एक हमको एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो मैं आपको मतलब आप सोचो कि आप हर एक चीज से आप लर्न करते करते आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो। तो जैसे कि मैंने कहा कि अब तो एमएसएमई सारे बिजनेसमैन ये बोल रहे हैं कि अरे आप जो पैसा लेना है ले लो, काम करने दो, क्योंकि आज वाकई में ये सब चीजों के अंदर काम करना बहुत बड़ी चुनौती हो चुकी है। मैंने कहा कि एक तरह से जंग लड़ रहे हैं ऐसा हो गया है। परेशानी भी हो जाती है। और बिजनेस करना है, ऑपरेशंस करना है। आज मोदी जी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने एक बहुत बड़ा विजन दे रखा है और डिपेंडेंट इंडिया बन रहा है। तो बहुत सारा प्रमोशन भी किया जा रहा है एमएसएमईज को, हर जगह पे हर बिजनेस को प्रमोट किया जा रहा है, और उनके साथ साथ उनको ये भी हैंडल करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं वो डिसिप्लिन लाना बहुत जरूरी हो रहा है। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि डेटा इतना स्ट्रांग है सरकार के पास कि जो भी फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन है या फिर फ्रॉडुलेंट तरीके से लिया जा रहा है, आईटीसी लिया जा रहा है, उस पर पूरी नज़र सरकार चुटकियों में रख सकती है, और उसके लिए कई सारे पैरामीटर्स हैं। लेकिन जब टैक्स पेयर्स की बात आती है, तो क्या आप मानेंगे काबरा जी कि टैक्स पेयर्स को कभी नोटिस आने से पहले अलर्ट दिया जाएगा ताकि वे खुद गलती सुधार सके? क्योंकि कई बार होता है कि गलती जो होती है वो जानबूझ के नहीं की जाती, एक सिस्टम की वजह से हो जाती है या फिर जानकारी के अभाव में हो जाती है। बहुत अच्छा सुझाव है अनुराग जी आपका कि अलर्ट सिस्टम कहीं ना कहीं होना चाहिए। पर मुझे लगता है ये अलर्ट सिस्टम इनबिल्ट होना चाहिए। एक सरकार का ये व्यवस्था नहीं हो सकती कि वो अलर्ट देवे। जैसे मैं आपको बता दूं, सर्कुलर ट्रेडिंग जो हम बोलते हैं, कि एक ही व्यक्ति एक ही माल को इतनी बार घुमाता है, इतने जगह फर्मों में टर्नओवर लेता है, उसके बेसिस पे वो लोन ले लेता है, उसकी वजह से वो फाइनेंसिंग करा के वो फंड्स को जो जिस चीज में यूज होना चाहिए बिना उसको यूज किए कहीं और ले जाता है। और कहीं ना कहीं वो फ्रॉड आ जाता है, बाद में बैंक में एनपीए होता है, और ये पूरा जो सिस्टम है वो पूरा का पूरा ढह जाता है। आप समझिए कि बहुत बड़ा नुकसान होता है किसको, जो उस कंपनियों में काम करते हैं, वो एम्प्लॉयज को, उसके घर को। आप आज एक फ्रॉड से आप ये नहीं देखते हैं कि प्रमोटर नुकसान हो रहा है। प्रमोटर के अंदर जो फैक्ट्री है उसमें काम करने वाले हजारों जो परिवार हैं, एक व्यक्ति काम नहीं करता, वो हजार परिवार उसके बेसिस पे डिपेंड करता है, वो पूरा का पूरा फ्लॉप होता है। आई थिंक एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारी बनती है कि इन चीजों को किसी ना किसी तरीके से रोका जाए। आप इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो फ्रॉड है वो बहुत ही मुझे ऐसा लगता है कि हर 6 महीने में आप देखेंगे कि फर्में बंद हो रही है, नहीं बन रही है, और जीएसटी रजिस्ट्रेशन को यूज किया जा रहा है, पूरे मैकेनिज्म को यूज किया जा रहा है टू एंश्योर फंड्स आर बीइंग एंजॉयड बाय अ पार्टी फॉर नो रीजन, मतलब बिना कोई ट्रेडिंग के, बिना कुछ किए। तो वो क्रिएशन जो है बिल्कुल बिल्कुल, वो लेकिन सर इटसेल्फ काबरा जी, फ्रॉडुलेंट है। शुरुआत में जिस तरह से आपने कहा कि परेशानी काफी रहती है, बिजनेस करना बहुत टफ है, और एक तरह से जंग लड़ने जैसी बात आपने कही, और अभी आप उसी के साथ ये भी बता रहे हैं कि फर्म बनती है, बंद हो जाती है, और इनपुट टैक्स क्रेडिट को रोटेट किया जाता है। तो इन दोनों के बीच में जब एक बैलेंस की बात हुई, तो क्या आप मानेंगे कि विभागों के बीच जो है वो सहयोग होना चाहिए? एक भविष्य में, फ्यूचर में एक यूनिफाइड टैक्स अथॉरिटी, यूनिफाइड टैक्स अथॉरिटी जो है उसकी संभावना है, जहां पर जीएसटी, इनकम टैक्स
का जो डेटा और कार्रवाई एक ही छत के नीचे हो, क्योंकि अभी जीएसटी की कार्रवाई अलग, इनकम टैक्स की कार्रवाई अलग, कस्टम की कार्रवाई अलग, तो इन सबको एक यूनिफाइड तरीके से किया जा सकता है, जिससे जो आम कारोबारी है, आम टैक्स पेयर है, उसको ज्यादा दिक्कत नहीं हो, आपके शब्दों में जंग लड़ने जैसा नहीं हो। देखिए अनुराग जी, कैसे है कि ये एक तो नहीं हो सकता है, क्योंकि हर एक एक्ट अलग है, हर एक एक्ट में प्रावधान अलग है और उसके हिसाब से उसके ऊपर ट्रीटमेंट किया जाता है। तो आप ये समझिए कि मेरे को तो एक आइडेंटिफाई करना है, और अगर समझो कि वो उसमें बच जाता है तो प्रोबेबली मैं उसको दूसरे एक्ट में मैं एक्चुअली डिफ्रॉड किया जा सकता है या उस पर एक्शन लिया जा सकता है। वर्सेस वो भी नहीं हो तो हो सकता है शायद मैं भी बैंकिंग में जा सकता हूँ या एमसीए में जा सकता हूँ। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स जो है, ये एक तरह से बहुत बड़ा प्रोटेक्शन कवर है। और ये जरूरी है कि सबको अलग है। यूनिफाइड का मतलब ये नहीं होता है कि आप असेसमेंट और इन्वेस्टिगेशन एक के अंदर कर लो। यूनिफाइड का मतलब ये होता है कि आप सीमलेसली कर रहे हो, आपको एक ही चीज पे बार बार टैक्स नहीं लगाया जा रहा है, आपको बार बार कलेक्शन नहीं किया जा रहा है, जो कि आज काफी कुछ जीएसटी ने हम लोग के लिए करके दे दिया है। पर ओनली थिंग इज, अभी ये जो डेटा इतना आ रहा है उसको मिसयूज मिसरीड करके, नोटिस इशू करके, और फिर उसका एंड रिजल्ट कुछ नहीं आया, तो कहीं ना कहीं उस जो प्रोसीजर को है उसको थोड़ा और रिफाइन किया जा सकता है। और बहुत इजीली रेड फ्लैग्स और अर्ली वार्निंग सिग्नल्स को सेटअप करके, ट्रेनिंग करके, हम सिर्फ उन पे टारगेट किया जा सकता है जो कि हमको लग रहे हैं सस्पिशियस है, और उन पे एक्शन लिया जा सकता है। बिल्कुल। बहुत। हाँ। बिल्कुल। वक्त की कमी है काबरा जी, लेकिन जो आखिर में दो तीन सवाल आपसे लेना चाहूंगा जल्दी जल्दी। इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल होगा कि क्या जो इन्वेस्टिगेशन का टारगेटेड अप्रोच होता है या फिर जो नोटिस होते हैं वो रैंडम तरीके से भी निकलते हैं क्या? क्योंकि आपके साथ बड़ी संख्या में कारोबारी जुड़े होंगे और आप आईसीए के जरिए भी बड़ी संख्या में लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपको लगता है क्या ये नोटिस जो होते हैं वो रैंडम तरीके से निकलते हैं या फिर ये टारगेटेड अप्रोच भी कभी कभी होता है? नहीं, देखिए, आप समझिए कि अगर आपने एक बहुत बड़े वेंडर को पकड़ा है, ठीक है, और वो वेंडर का आपको समझ में आया कि ये फेक आईटीसी का काम कर रहा है, या फिर ये सिर्फ बिलिंग का काम कर रहा है, या फिर ये जो ईवे बिल्स है वो सब फ्रॉडुलेंट दे रहा है। तो अब क्या होगा कि हो सकता है इसके 100 करोड़ का टर्नओवर है, 100 करोड़ में हो सकता है 10 करोड़ इसका जेन्युइन भी हो। पर अब जो इसके सपोर्टिंग, इसके इकोसिस्टम में जितने भी वेंडर्स हैं, उन सबको नोटिस देना जरूरी है। और इनका बैंकिंग स्टेटमेंट, अभी आप समझो कि मेरे को कितना क्लियर मिल सकता है कि बैंक से मैं ये एक्चुअली पता कर सकता हूँ कि हु इज द अल्टीमेट बेनिफिशियरी ऑफ द फंड ट्रांसफर। मुझे मालूम पड़ सकता है, मैं ये देख सकता हूँ फंड ट्रेल कितना अच्छा है, ऑडिट ट्रेल इसका कितना अच्छा है, और वेदर ये जो पैसा जो है, समझो अगर बोरोड फंड्स है, समझो बैंकिंग भी अगर इसमें इन्वॉल्व है, जो यूजुअली रहती है, तो बोरोड फंड्स अगर आप यूज कर रहे हो जस्ट फॉर सर्कुलर और जस्ट फॉर डाइवर्जन और साइफनिंग, तो कहीं ना कहीं आपको ये पूरे इकोसिस्टम है। तो मुझे लगता है टारगेट्स तो होते ही होंगे, क्योंकि मुझे एक अगर कहीं से मिलता है लिंक कि आप समझो जैसे फॉर एग्जांपल सीमेंट बिल्स हैं, तो सीमेंट के मेरे को अगर किसी व्यापारी के मेरे को दिखे कि ये सिर्फ लास्ट लास्ट में इतने सारे बिलिंग दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं उस पूरे इकोसिस्टम को एक्चुअली टारगेट करूंगा, और वो करना जरूरी भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पूरे की पूरी सिस्टम को इनडिसिप्लिन ला रहे हैं। और जो वाकई अच्छे से काम करना चाह रहा है, आप देखेंगे उस व्यापारी के पास भी एक प्रेशर आ जाता है कि एक काम करो आप जरा इस सिस्टम में कहीं ना कहीं हमको कंट्रीब्यूट करो, सो दैट सबको ग्रोथ मिलेगी। ये क्विक ग्रोथ जो है और ये क्विक पैसा जो है, वो अक्सर डूबेगा और आपको खराब करेगा। और आज जीएसटी पोर्टल में आपको बता दूं, जो डैशबोर्ड हमारे पास है, और जो आईटीबीए, सीआरआईएस और डेटा मैचिंग जो कॉन्सेप्ट आ चुका है, इनकम टैक्स, जीएसटी, एफआईयू, और कहीं ना कहीं सेबी और आरबीआई में और एमसीए में, ये बहुत बहुत इफेक्टिव है। शायद ही ऐसा कोई चांस है, शायद ही ऐसा कोई एक्शन है जो आप छोड़ सकते हो। और मैं काबरा जी, वक्त की कमी है, आखिरी सवाल होगा मेरा आपसे इस शो के अंदर, टैक्स मंत्रा के शो के अंदर। अभी तक जो आपने देखा है, क्या डेटा ड्रिवन रेट्स ज्यादा सफल साबित हो रही है या अभी भी इंटेलिजेंस और टिप ऑफ पर निर्भरता है? दोनों में कहां पर डिपार्टमेंट को ज्यादा सफलता मिल रही है? एब्सोल्युटली, मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ। अभी रिसेंटली हम लोग हैदराबाद में हम लोग ने एक बहुत बड़ा ऐसा केस देखा है, जहाँ पर एक्चुअली एक टिप आया था कि कैलकाटा और गुवाहाटी में थोड़े बहुत वेंडर्स हैं जिनके बहुत अनयूजुअल पैटर्न्स दिखे थे इनवॉइसिंग के। वो उनका टाइप हुआ दिल्ली बेस्ड एक एंटिटी का,
और एक वेंडर बैठा था हैदराबाद में। तो एक्चुअली इन दोनों के लिए इतने एविडेंसेस नहीं मिल रहे थे, तो उन्होंने इसको टारगेट किया। ये एक कॉमन वेंडर था फॉर बोथ दीज पार्टीज। अब हमने जब ये डिसाइड करना शुरू किया, तो जब डेटा एनालिटिक्स आया तो बहुत सारा जीएसटी से डेटा आया गया हमारे पास। उसको जब हमने प्लॉट किया गया, उससे क्लियर पिक्चर हो गई थी कि इन भाई ने इनपुट टैक्स क्रेडिट, फेक इनवॉइसिंग, और सबसे मतलब आप समझ लो कि जो बोरोड फंड्स है, मतलब टर्नओवर घुमा घुमा के बैंकों को रिप्रेजेंट करके फंड्स लेना। तो मेरा स्टॉक इन्फ्लेटेड हो गया, डेटर्स इन्फ्लेटेड हो गया, एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स हो गया। वो मैंने करके दिखा रखा था। तो अब आप समझो एक टिप तो है ही, बट अब डेटा बैक्ड टिप्स हो रही है मेरे पास। और मैं जब वो डेटा को एक्चुअली बिल्कुल, एनालाइज आपने कर कहा लेता हूँ। कि डेटा बैक टिप है और उसका डेटा भी आपको रेड फ्लैग दे रहा है। वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया काबरा जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को डिटेल में फॉरेंसिक अकाउंटिंग के बारे में बताने के लिए। टैक्स मंत्रा के स्पेशल शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ।